बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया है और बाबर आजम को पाकिस्तान का नया टेस्ट कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। शान मसूद की कप्तानी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। 16 में से 12 टेस्ट मैचेस जो थे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और यही वजह थी कि शान मसूद को जो है वो कप्तानी छोड़ने पे मजबूर किया गया और शान मसूद से कप्तानी लेकर अब बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। इस हवाले से बहुत सारे लोग ये बात भी करते नजर आ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेट क्रिटिक्स ये बात करते नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले भी उनका कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस जो है वो ना सिर्फ उनके हक में बल्कि पाकिस्तान के हक में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ये बात भी करते नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम को शायद अब T20 का भी कप्तान बना दिया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मेरे साथ पहली शख्सियत जो मौजूद हैं जनाब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अपने वक्त के ज़बरदस्त इब्तिदाई और ओपनिंग बैट्समैन हैं, क्लोजिंग पोजीशन पे ज़बरदस्त फील्डिंग करते थे और जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं क्रिकेट की काफ़ी समझ भी रखते हैं, बोल्ड एंड बुलेट गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और उनके साथ साथ हमारे साथ एक और ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियों पे बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्स के मामलात पे भी बड़ी गहरी निगाह है। हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफजई साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई और अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफजई साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब साजिद खान साहब के साथ। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि बाबर आजम को बतौर कैप्टन आप किस तरह से देख रहे हैं? जो उनका माजी रहा है बतौर कप्तान कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कुछ ज़्यादा सुनहरी और कुछ खुशगवार यादें हैं नहीं उस कप्तानी के उनके एक्सपीरियंस के साथ। अब दोबारा कप्तान बनाने का ये फैसला, क्या लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी में कोई सुधार, कोई बेहतरी होती आपको नज़र आ रही है? अली सलाम साहब, आपको बहुत सलाम वालेकुम। इमरान भाई को अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही उम्दा इंट्रो आपने दी और इंट्रो में हर चीज़ को कवर किया। बाबर आजम जो यकीन तो हमें, मेरे लिए भी सरप्राइज था बाबर आजम ने कप्तानी कैसे कबूल कर ली। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इससे पहले 3 दफा कप्तानी कर चुके हैं। उनके क़यादत में पाकिस्तान 20 टेस्ट मैच में कप्तानी की और 10 टेस्ट मैच जीते हैं और 4-6 और 4 का रेशियो उनके फेवर में था, जो नहीं भी था। मगर बाबर आजम कप्तान मेरे ख्याल में ऐसे तो नहीं बने, 65 टेस्ट मैच खेले और तमाम जितनी भी इस टीम इनऑल हुई उससे सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। बाबर आजम को क्या शराइत पे कप्तान लेके आए, जैसे कि आपने बड़ी प्यारी बात की इंट्रो में, टेस्ट और 2020 के बाबर आजम कप्तान होंगे। वाज़ेह तौर पे जो रेड बॉल के जो सिलेक्टर बैठे हुए थे, कैंप कमांडर बैठे हुए थे, मिसबॉल अपने क्लियर मैसेज दे दिया है। व्हाइट बॉल के कोच जो उनको बता दिया बाबर आजम जो 2020 के भी मेन प्लेयर होंगे, कप्तान होंगे। वादे तो ये चीज भी बताना जरूरी है, मगर ये नहीं समझ में आया किस इशू में वो बात कर रहे थे, किस मौके के तहत जो पेशावर जल्दी के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, कि पेशावर जल्दी फ्रेंचाइज का जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो पेशावर जल्दी के कोच को तो कंटिन्यू करते हैं, जब यहाँ पर आपको याद होगा सरफराज अहमद को वहां पे यहाँ जो क्विटर के करता रहता था, उनको मना कर दिया था आप किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या आप मैं समझता हूँ मिर्जा ने पेशावर जर्मी को छोड़ दिया है, मगर मैं नहीं समझता मिर्जा पेशावर जर्मी को छोड़ेंगे। मगर आपने बहुत प्यारी बात की, टीम पे डिस्कस नहीं हो रहा, बाबर की कप्तानी पे डिस्कस हो रहा है। हमने आपने पिछले प्रोग्राम में पाकिस्तान के 5 प्लेयरों का तो नाम हमने आपने बता दिया था, ये 5 प्लेयर होंगे, बाकी 16 प्लेयर उन्होंने अनाउंस किए। एक फिटनेस का जहां तक बात की, किसी साबिक क्रिकेटर के साथ बाबर ने भी पिछले दिनों ये वीलॉग किया था, प्रोग्राम किया था, जो बहुत ज्यादा तंकीद करते थे, पीसीबी के साथ जुड़ गया। पीसीबी को तंकीद किस मुंह से करेंगे, वो तो खुद पीसीबी के पेरोल में। और आजाद ने बहुत प्यारी बात की, इस कैंप से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले क्या कैंप नहीं लगते थे, कैंप हमेशा लगते हैं ऑफ सीजन लगते हैं और कैंप लगना भी चाहिए। कैंप और फिटनेस टेस्ट लिए गया था और सेंट्रल कॉन्टेक्ट की वास्ते दिए गए हैं कैंप में। जो बहुत से खिलाड़ी जो 40-42 लड़के लगे थे, उनको सेंट्रल कॉन्टेक्ट देना था, ABC तमाम कैटेगरी के ठीक साथ है, जो भी थे। लेकिन साहब एक और बात भी, अभी जब T20 की बात कर रहे हैं तो ये माइक हसन का एक इंटरव्यू आया, इमरान साहब, अभी माइक हसन का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम T20 के लिए बाबर आजम को भी काम करने की ज़रूरत है। ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयानात के हवाले से कि एक साथ आकर एक बात करते हैं, अगले दिन जो इस चीज़ की वो नफ़ी कर रहे होते हैं वो चीज़ हो जाती है, जिस चीज़ को पीसीबी के एक साहब हाँ कर रहे होते हैं वह अगले दिन दूसरे साहब जो है हम उसको नहीं में देख रहे होते हैं, तो उल्टा मामला चल रहे होते हैं।
माइक हसन का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा बाबर आजम को टी20 के हवाले से, और अब आप सुन भी रहे हैं कि बाबर आजम को टी20 के कप्तान बनाने की बात हो रही है। तो ये मसाइल हैं क्या पीसीबी में? अली सलमान भाई, ये आप मैं मुझसे पूछ इमरान रहे हैं इमरान इमरान भाई भाई? से ले लेता हूँ, इमरान यूसुफ जई से लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी इमरान। अब अली भाई, मुझे आपका सवाल क्लियरली सुनाई नहीं दिया, बहुत स्लो आवाज मुझे आ रही है, थोड़ा सा सवाल मेरा दोहरा दें तो। सवाल मेरा सवाल इमरान ये है कि माइक हैसन का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि बाबर आजम टी20 के लिए उनको भी काम करने की ज़रूरत है। मकसद उनके यही था, अल्फाज हो सकता है मेरे आगे पीछे हो जाएं, लेकिन मकसद उनका यही था कि बाबर आजम को टी20 के लिए भी काम करने की ज़रूरत है, अपनी बैटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। और अब दूसरी तरफ ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम टी20 के भी कप्तान होंगे। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों है पीसी के मामला के हवाले से कि एक साहब एक बयान देते हैं, अगले दिन जो है वो दूसरी चीज़ जो है वो सामने आ जाती है? जी बिल्कुल, देखिए अली भाई, सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे जो पीसीबी के जो कर्ता धर्ता कह लें, या जो वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ये डिसीजन जो करते हैं, उनको खुद भी शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि, और मैं सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात दोहराना चाहूंगा कि अल्लाह अल्लाह करके जो है ना, बाबर आजम की फॉर्म वापस आने शुरू हुई थी, और एक बार फिर से उसके ऊपर कप्तानी का बोझ डाल दिया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि टेस्ट सीरीज के लिए जो स्क्वाड के लिए जो अनाउंसमेंट की गई है, बाबर आजम को कप्तान बना के, मेरे ख्याल से उनकी जो कप्तानी भी मुझे लगता है कि शायद पिछले एक्सपीरियंसेस भी, जैसे आपने फरमाया कि कितने खास बेहतर नहीं थे, और उसके बाद इस मरतबा भी उनके ऊपर प्रेशर होगा अपनी बैटिंग को लेकर भी, और साथ ही साथ कप्तानी को लेकर भी। अब जब बात हम करते हैं कि पॉलिसी किस तरह से बनती है, या फिर किस तरीके से बाबर आजम को टी20 की तरफ भी लाया जा रहा है, देखिए ये वही बाबर आजम है जिसको इस साल के आगाज में टी20 सीरीज के लिए जो है ना स्क्वाड से निकाल दिया गया था, आपको भी याद होगा। जी। फिर हैरान हैरान कोई बात ये है कि बहुत सारी चीजें से 2023 में उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि उन्होंने बिल आखिर जो है वो कप्तानी से रिजाइन कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा उनको भी जो है सोचना चाहिए कि जो ये फैसले करते हैं, इसलिए कि बाबर आजम को अब आपने टेस्ट का कप्तान बना दिया है, आप उसको शायद जो है वो टी20 की कप्तानी के हवाले करते हैं, जो भी आपको उसको रोल देंगे, लेकिन कम से कम 2 या 3 साल के लिए दें, ताकि वो बिल्डअप कर सके अपनी कप्तानी को भी, अपनी टीम को भी, और साथ में अपनी इनिंग्स को भी। देखिए ये चीज बड़ी आसान है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा किसी दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट टीम में ये एक्सपीरियंस किया जाता हो, या एक्सपेरिमेंट किया जाता हो कि एक सीरीज की बुनियाद पर कप्तान को हटाना, और एक मैच की बुनियाद पर किसी को कप्तान बनाना। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने शान मसूद की है। शान मसूद टी20 के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट में उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। सलमान अली आगा टेस्ट के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, टी20 में उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो फैसले किए जाते हैं, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सिलसिला है, वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें कम दिखाई देता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम दिखाई देता है। तो ठीक। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर भी जरा सा गौर करने की। बाकी बाबर आजम को अगर सिर्फ इन 2 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया अली भाई, तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से बाबर आजम के साथ ज्यादती की जा रही है। उनको कम से ठीक कम है। 2 साल 3 साल का टाइम दें, ताकि कप्तानी को भी एक अच्छे मकाम तक ले जा सकें। उनकी कप्तानी में फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस भी करेगा, और टीम जो है वो ठीक है। आगे भी जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज तो अगले साल आपके पास वनडे के वर्ल्ड कप का है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जरा इस पे ले लेते हैं। जरा साहिर खान साहब, अहमद शहजाद जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब बाबर आजम ने किसी लालच के तहत कोई कप्तानी कबूल की। लालच क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में कुछ पैसों में इजाफा हो जाता होगा कप्तान के तौर पे, वरना बाबर आजम जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, ठीक है, आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, आप उनके फॉर्म के ऊपर बात कर सकते हैं, और चीज़ों पे उनका डिस्कस कर सकते हैं, कप्तानी पे बात कर सकते हैं, लेकिन लालच की जो बात है, लालच आपको लगता है कि कोई लालच हो सकती है बाबर आजम को? देखिए अली सलमान साहब, बाबर आजम को लालच की जरूरत नहीं। बाबर खुद एक ब्रांड प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उनकी पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं सबसे बड़ा ब्रांडेड प्लेयर है। और लालच नहीं होगी, कप्तान बनने के साथ यकीनी तौर पर मवाद बढ़ जाते हैं। जो पाकिस्तान की जो कप्तान को, जो हमें ही पहले जो हमारे कप्तान होते थे, हमारे शागिर कप्तान, जो $1000 उनको अलग से मिलते थे, जो एलबीजे और उसके अलावा तो कप्तान को वो मिलते थे। मगर कप्तान बनना एक किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी ऑनर की बात होती है, प्राउड की बात होती है। लालच नहीं है। इस पे कोई भी इस पे कमेंट्स नहीं कहूंगा। साबिक क्रिकेटर को सोचना चाहिए, वो पाकिस्तान का कप्तान बन चुका है, और पाकिस्तान के इस टाइम जितने भी लाट है उस सबसे बेहतर खिलाड़ी है। और कप्तान बनने के साथ साथ ये जरूर बात हो सकती है, उनको टेस्ट के साथ 2020 का कप्तान बनाने की उन्होंने बात की होगी। लॉन्ग टर्म का कप्तान बनने जा रहे हैं बाबर आजम। शॉर्ट टर्म की कप्तानी के लिए 5 टेस्ट मैच के लिए उसने कप्तानी एक्सेप्ट नहीं की
होगी, और 2 महीने से ये म्यूजिकल चेयर घूम रही थी। 2 महीने पहले भी ये कप्तान अनाउंस कर दिया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। मगर 2 महीने से ठीक है, अब आखिर अब सर पे सीरीज खड़ी है। अब 8 तारीख को जाना, 2 दिन का इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कैंप के बाद, प्रैक्टिस के बाद इन्होंने चले जाना, फिर साइड मैच खेलना, एक हफ्ता वहां पर प्रैक्टिस करनी। तो ये अच्छी चीज है, बाबर आजम को फुल कॉन्फिडेंस दें। और सबसे खुशाइन बात ये अली सलमान साहब, बाबर आजम जो कप्तान बने, जो हेड कोच है सरफराज अहमद, उनकी सारी जो क्रिकेट है सरफराज अहमद की कप्तानी में खेले। बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में सरफराज अहमद का बड़ा रोल है। सरफराज अहमद के होते हुए बाबर आजम कप्तानी के वो गुण सीखेंगे जो मेरे ख्याल में आज ठीक तक है, बाबर आजम में नहीं। बिल्कुल सही। अब ये ब्रेक पे आ रहे हैं इमरान यूसुफजई साहब, बाबर आजम को कप्तान बनाना पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल का हल है? ऑलराइट, बिल्कुल शायद हल है। देखिए बिल्कुल बाबर आजम एक जबरदस्त बैट्समैन है, एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, और हमने उनकी माजी में कप्तानी पानी क्यादत अच्छी देखी भी है। अब ये एक सवालिया निशान है कि उनको सिर्फ इन 2 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया, या आगे इनका कप्तानी में मुस्तकबिल मजीद है। अगर तो आगे उनके पास टाइम होगा और कम से कम 2027 तक के लिए उनको कप्तान बनाने का फैसला किया गया है, या 23 तक, तो फिर तो मेरे ख्याल से वो अच्छा आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। लेकिन यही अगर 1 सीरीज 2 सीरीज के लिए कप्तान बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक ठीक क्वेश्चन है, मार्क इसलिए बनेगा कि इससे ना तो खिलाड़ी की अपनी कारकर्दगी बेहतर हो पाती है, और ना ही वो कप्तानी के सिलसिले में जो मसाइल हैं, जो टीम के अंदर सही। जो कॉम्बिनेशंस हैं, या टीम के अंदर जो मसाइल हैं, उनको दुरुस्त ठीक, करने का उनको लेकिन साहिद मौका भाई ने मिल भी बड़ी रहा है। अच्छी बात की है कि क्योंकि स्लिप में खड़े होते थे बाबर आजम, विकेट कीपिंग कर रहे थे सरफराज, और बाबर आजम सारी क्रिकेट जो है सरफराज के अंडर दी कैप्टनसी खेली है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन की उम्मीद की जा सकती है। अब जो रिजल्ट लगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है सरफराज की मौजूदगी और बाबर आजम की कप्तानी की सूरत में। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, लेकिन इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सामने आती है कि एक दिन एक बात हो रही होती है। अभी हसन का इंटरव्यू आया कि बाबर आजम को T20 में काम करने की ज़रूरत है, अगले दिन जो है वो ये बातें शुरू हो गई कि बाबर आजम T20 के हमारे अगले कप्तान होंगे, सलमान आगा से कप्तानी जो है वो ली जा सकती है। इसी तरह आकिब जावेद साहब के कुछ बयानात हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब जो है सेलेक्टर्स को ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में है ही क्या, पाकिस्तान क्रिकेट में से 92 का वर्ल्ड कप है, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ग्लोरी है ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट ने अचीव क्या किया है। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो फिक्सिंग के मामलात की वजह से नहीं उठ सकी है, और उसमें उन्होंने फिर नाम भी लिए। अगर वो नाम नहीं लेते तो शायद वो ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता, लेकिन तो उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं। साजिद भाई से ज़रा पूछते हैं, साजिद भाई पाकिस्तान क्रिकेट में आप इतने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या सिर्फ एक 92 का वर्ल्ड कप ही है? क्या हम वसीम अकरम का लगाया गया वो छक्का भूल गए जो नेहरू कप में लगाया था? मियादाद साहब का ऑस्ट्रेलिया कप का लगाया हुआ छक्का भूल गए जो मियादाद साहब ने लगा के जिताया था? इसके अलावा क्या हम जो है वो सेमीफाइनल भूल गए जहाँ पे 86-87 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल तक पहुँचे थे? क्या हम पाकिस्तान में ओवल के हीरो फजल महमूद साहब हैं, उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भूल गए? क्या हम वो बेंगलोर में तौसीफ अहमद इकबाल कासिम साहब ने पाकिस्तान को टेस्ट में जिताया, क्या वो भूल गए? सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप है हमारी हिस्ट्री में। सलमान साहब मुझे थोड़ा सा टाइम देखिए। 92 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, 2009 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान के जितने आपने नाम लिए जो फतह पाकिस्तान ने हासिल की, ग्रेट प्लेयरों ने हासिल की। 92 वर्ल्ड कप जीता, मगर 2009 वर्ल्ड कप भी जी, पाकिस्तान जीता, तो ग्रेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने एक नया रूप चेंज किया दुनिया क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में। इंडिया को इंग्लैंड में जिस तरह हराया और जिस तरह शोहरत मिली, जिस तरह पाकिस्तान की टीम एक हाइट बढ़ के सामने आई, बेबी ऑफ टीम फॉरम लीडिंग सरफराज ने कप्तानी उस टीम से, वो फाइनल जीतने से, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने से पाकिस्तान का ग्राफ कितना आगे गया, कितना गया। लोग 92 वर्ल्ड कप को भूल गए, मगर ये चीज भी बताना जरूरी है द ग्रेटेस्ट प्लेयरों की जो कारकर्दगी, इकबाल कासिम की बात करी, तौसीफ की बात की, वसीम अकरम की बात की, फजल महमूद साहब की बात की, ग्रेटेस्ट कारकर्दियां पाकिस्तान के पास मौजूद है। और जिस तरह अगर पाकिस्तान के 2009 वर्ल्ड कप का हम लोग जिक्र नहीं करते तो यूसुफ खान की क्या
क्यादत में पाकिस्तान जीतता हो तो शाहिद आफरीदी 2007 में मेरे ख्याल में बेस्ट ऑलराउंडर बने थे, जो मिसबा लक ने जो रिवर्स स्वीप मारा था जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। मगर 2009 वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान जीतता तो शाहिद आफरीदी का कैरियर खत्म हो जाता। ग्रेट यूनुस खान ने उनको मौका दिया, सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए और वो टीम आज पाकिस्तान के 2009 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बात की जाए पाकिस्तान लेकिन के मुझे 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 सिंपल शॉर्ट बताए ना कि आपको इतना याद है, मुझे इतना याद है, पाकिस्तान की आवाम को इतना याद है, आकिब जावेद को सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप ही नजर आ रहा है। वो सिर्फ 92 वर्ल्ड कप में थे ना, उसके बाद कहाँ थे आप? मुझे अब बताइए ना, आपसे बड़ा जर्नलिस्ट, आपसे बड़ा ग्रासरूट लेवल का बंदा जो इतने 30-35 साल से काम कर रहा है, मुझे बताइए जो मैंने नाम लिया आकिब जावेद 92 पे एंड हो गए। 92 के बाद जितने कारकर्दगी बताइए आकिब जावेद की एज ए कोच, एज ए प्लेयर, मतलब एज ए फास्ट बॉलर। जब तक पाकिस्तान का सुनहरी दौर है। जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान का सुनहरी दौर खत्म हो गया। तो उसके बाद शुरू हुआ ना 92 के बाद। तो आप देखें ना, उसके इंग्लैंड की सीरीज ले लें, उसके बाद आपने इंडिया का जिक्र किया, उसके बाद ऐसी फतह पाकिस्तान की है जिसमें मैं आपको बयान दिया। 99 की टीम गई थी अगेंस्ट इंडिया, जो वसीम कप्तान थे, जावेद मिर्जा कोच थे, मुश्किल सीरीज थी, पाकिस्तान जीत के आया। अब ये हो रही है पाकिस्तान के हर टेस्ट हो, ओडीआई हो, 2020 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी। अगर आकिब जावेद 92 तक तो पाकिस्तान विनिंग टीम के खिलाड़ी थे और उनकी अपनी एक कारकर्दगी जरूर 7 विकेट उन्होंने शारजा में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जो वनडे में उन्होंने ली, उनकी क्रेडिट उनका बनता है। मगर जिन लोगों ने जो क्रेडिट लिया उनको क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्रेडिट तो हम किसी से ले नहीं रहे, लेकिन स्टेटमेंट देते हुए शायद जो है वो हकायक उस तरह से बयान नहीं किए जाते, इस तरह जो हकायक रिकॉर्ड बुक की जीनत हैं। इमरान यूसुफजई साहब, आप चूंकि मीडिया से आपका ताल्लुक है और आप माशाल्लाह जो फेस ऑफ द जीटीवी हैं पेशावर में, केपी के खित्ते के अंदर, ये बताइएगा कि एक तरफ आकिब जावेद साहब ने कहा कि जो कुछ फिक्सर हैं उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पनप नहीं सकी, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। और उसमें उन्होंने, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने नाम लिए, उन्होंने सलमान बट का नाम लिया, उन्होंने आसिफ का नाम लिया और उन्होंने आमिर का खास तौर से नाम लिया। अगले ही दिन पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉडकास्ट करते नजर आ रहे हैं माइक हैसन के साथ सलमान बट, और फिर उसके बाद अगला पॉडकास्ट करते नजर आ रहे हैं वो बाबर आजम के साथ। एक शख्स जिसको पीसीबी का इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर का इंचार्ज है, मोहसिन नकवी के बाद अगर कोई दूसरी तीसरी ताकतवर शख्सियत है तो आकिब जावेद हैं। वो कहते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बिल्कुल बैठ गई, जमीन पे चली गई, डूब गई, फना हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, चूड़ियां तोड़ के बैन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वही जो है वो पीसीबी का फेस बने हुए मीडिया में। जी इमरान साहब। मैं समझता हूँ कि सलमान बट ने जो कुछ किया है, मुझे उससे, यानी उसने अपनी क्रिकेट तो खराब की है। मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा हमें जो बड़ा नुकसान हुआ है वो 2 खिलाड़ियों का हुआ है, एक आमिर का और एक आसिफ का। यानी वो ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे कि जो उस वक्त अपनी पीक के ऊपर थे। शायद सलमान बट तो अपनी क्रिकेट सर वो तो चले एक इमरान भाई वो तो एक बात हो गई ना सर, वो एक बात हो गई, बट मुझे इस चीज का जवाब दें कि एक तरफ आकिब जावेद इनको ब्लेम दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट खराब करने में इनका हाथ है, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान क्रिकेट के जो इंटरव्यूज करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब सा जो है सिनारियो बन गया है। जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था अली भाई। देखिए, सलमान बट की मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि वो किस बुनियाद के ऊपर पीसीबी के साथ भी मुंसलिक है, फिर कमेंट्री भी कर रहे हैं, फिर वो अभी पॉडकास्ट भी उन्होंने शुरू किया है। और एक ऐसा खिलाड़ी की जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है बदनाम किया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बदनाम किया, पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया, उसको किस तरीके से जो है आपने लाइफ टाइम उसके ऊपर बैन लगाया, अपनी क्रिकेट उसको वो नहीं खेल सकते। लेकिन उसके बावजूद आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, पीसीबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आप उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो बैठकर खिलाड़ियों से पूछेंगे जी आप कैसे परफॉर्म करेंगे और टीम कैसे दुरुस्त होगी। टीम को तो खराब करने वाले, टीम के खिलाड़ियों को बर्बाद करने वाले तो आप खुद है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इसलिए कह रहा था कि उन्होंने 2 जो बड़ा नुकसान किए हैं, एक आमिर की शक्ल में हमें नुकसान पहुंचाया है, एक आसिफ की जो पीक के ऊपर उस वक्त खिलाड़ी थे और हमारे बॉलर थे जिनको जो इनकी वजह से खराब हुए हैं। तो सलमान बट ने तो अपनी क्रिकेट खेल भी ली थी, इसके ऊपर जरूर जो है वो लेकिन आपको लगता है कि सलमान बट से ज्यादा इमरान यूसुफजई साहब, सलमान बट से ज्यादा यहाँ पे आकिब जावेद कसूरवार हैं कि जब उनको पता है कि सलमान बट इस वक्त पीसीबी के लिए कमेंट्री कर रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स में कमेंट्री करते नजर आते हैं, पीसीबी के कमेंट्री पैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वाइटल रोल है, तो उस वक्त उनको इनका नाम नहीं लेना चाहिए, कोई नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए उनका नाम लेकर। जी इमरान साहब। सर मैं सवाल नहीं सुन पाया, बहुत स्लो आवाज आ रही।
ठीक है, मैं साहिद भाई से ही सवाल करता हूँ। साहिद भाई, आपको लगता है कि जब अगर आपने मेरा सवाल सुना हो कि अगर सलमान बट इस वक्त पीसीबी के मुख्तलिफ जो मैचेस में कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं, तो ठीक है, जो सलमान बट ने किया उस पर उन्होंने माफी भी मांग ली, पीसीबी ने माफ भी कर दिया, उन्होंने सजा भी पूरी कर दी। आकिब जावेद को इस वक्त उनका नाम नहीं लेना चाहिए था कि उनकी वजह से और दो लोगों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट अपने पांव पे दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही। इसमें सलमान बट से ज्यादा आकिब जावेद आपको नहीं लगता है कसूरवार है? इस मौके पर उनका नाम लिया उन्होंने। सलमान भट्ट ने माफी मांग ली और सलमान भट्ट एक ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री कर रहा होता है। पाकिस्तान की जितने भी कमेंट्री होती है, जो भी अंडर 19 होती है, जितने भी टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री के साथ साथ उसके जो एनालिस्ट होते हैं, टॉप लेवल के एनालिस्ट है, बड़ा अच्छा उसको ग्रिप है, इंग्लिश उर्दू में बात करना जानते हैं। और अभी हाल ही में दो टॉप लेवल के इंटरव्यू किए हैं, एक तो कप्तान का किया, एक हेड कोच का किया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आकिब जावेद की खुद भी वो पीसीबी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, और उनको कम से कम पीसीबी के हेडक्वार्टर में मौजूद है, उसने इंटरव्यू किया। उनको इनाम नहीं लेना है, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए आकिब जावेद साहब को, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये भी ठीक है जो भी किया, उनको उनका उनका माजी हाल मुस्तकबिल उनका वो उनका पर्सनल फेल था, उन्होंने कौम से माफी मांगी। अब क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारा क्रिकेट बोर्ड है, इससे क्या होता है अली सलमान भाई, इमरान भाई, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, वो हमारे इशू को बहुत उछाल रहा होता है। उनकी कारकर्दगी 0/0 है, क्रिकेट में अब 0 हो गए, आइलैंड से हार गए, मगर हमारी खबरों को हाईलाइट करके वो अपनी जो मीडिया की राइट है वो बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। इस चीज को हमारा फर्ज है बात करना कि हम लोग एक बहुत बड़े चैनल जी टीवी के प्राइम टाइम पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और हमारा पाकिस्तानी वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जा रहा होता है। तो इस चीज को भी देखते रहे, हमारा प्रोग्राम को लोग देखते हैं, पीसीबी के चेयरमैन सैयद वजीर दाखिला खास होकर प्रोग्राम देखते हैं, फिर उनकी पूरी टीम, बहुत से ज्यादा शहजाद साहब, बहुत से लोग देख रहे होते हैं। मगर बात ये हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, आके जावे तो कम से कम खास तौर पे सलमान बट का नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए। सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी बड़ी ठीक है, और किसी को नाम लेके तनकीद करना और ऐसे शख्स का नाम लेके तनकीद करना जो क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो खुद आकिब जावेद से सवाल करना चाहिए कि भाई आपको जरूरत क्या है इस मौके पर इस किस्म का स्टेटमेंट देने की। इस साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन के वाले से बात करेंगे। आकिब जावेद का एक और स्टेटमेंट है जो बहुत इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं आकिब जावेद के स्टेटमेंट के हवाले से, लेकिन एक कुछ और भी स्टेटमेंट है उनके जिनको इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ चूँकि इस वक्त इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, केपी से इनका ताल्लुक़ है, और केपी के शाहजेब खान को पहले जो कैंप में शामिल नहीं किया गया था, और उसके बाद कामरान गुलाम को कैंप में शामिल नहीं किया गया था, और जब अवाम का प्रेशर आया, मीडिया का प्रेशर आया, हमने अपने शो में बात की, तो फिर उनको कैंप में शामिल करना पड़ा, और मजबूरी का सौदा ये साबित हुआ। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या कसूर है कामरान गुलाम का कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, डेब्यू पे 100 करता है, उसके बावजूद भी आकिब जावेद साहब कहते हैं वो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। एक प्लेयर सिर्फ रन ही कर सकता है या परफॉर्मेंस ही दे सकता है, इसके अलावा क्या करे कि आकिब जावेद जैसे महान क्रिकेटर का, महान सिलेक्टर का, महान कोच का जो है वो फ्यूचर प्लान का हिस्सा बन सके? मेरा ये ख्याल है कि कामरान गुलाम को जो है अब शादी अगर उसने नहीं की तो कर लेनी चाहिए, और अगर किसी साबिक क्रिकेटर के घर में रिश्ता हो तो फिर मेरे ख्याल से उसके रास्ते बड़े आसानी से खुल जाएंगे। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कामरान गुलाम एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक। आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और फिर उनको जब भी मौका मिला है, पाकिस्तान टीम में भी उनको जब मौका मिला है, उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जब यंगस्टर्स को आप मुसलसल मौके नहीं देते, जब उनको एक मैच के बाद, 2 मैच के बाद, या एक सीरीज के बाद, एक टूर के बाद उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर उसकी एक तो उनकी जो है वो ईगो भी हर्ट, ईगो का तो खैर सिलसिला नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस जाया हो जाती है। उन्होंने जो पीछे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की होती है वो भी जाया हो जाती है, जो उनको मौके मिलने होते हैं आगे आने के वो भी रह जाते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखें, एक और बड़ी चीज है, अली उस्मान बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, एफसी फर्स्ट क्लास इन्होंने जो मैचेस है, 53 मैचेस में उन्होंने 1438 रन बनाए हुए हैं। 53 मैचेस में उन्होंने 192 विकेट हासिल की हुई है, और हम पहली मरतबा उनका नाम सुन रहे हैं कि वो अभी इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने। 33 साल उनकी उम्र है। आप मुझे बताएं कि 33 साल तक इस बंदे ने इतना परफॉर्म किया कहाँ थे ये? कोई उनकी परफॉर्मेंस जो है उनकी टीम जो है ना, कौमी टीम तक उनको ला नहीं सकी, और वो रिप्लेस कर रहे हैं नोमान को।
इन्होंने पिछले जबरदस्त जो है मैचेस में 22 मैचेस में उन्होंने 101 विकेटें हासिल की हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कुछ फैसले ऐसे किए जा रहे हैं कि जो शायद किसी 1-2 खिलाड़ियों के या किसी खास खिलाड़ी के भले के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन वो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है। टीम के लिए जो है वो सूदमंद साबित ठीक है, नहीं हो पाकिस्तान रहे, क्रिकेट के लिए साबित नहीं सूदमंद हो रहे। साबित नहीं है। साजिद खान साहब, आपने इतने अरसे क्रिकेट खेली, ग्राउंड में जाके आपने मैचेस देखे भी, और आपने मैच बतौर कोच आपने ग्राउंड में जाके प्लेयर की परफॉर्मेंस भी देखी। या आपने आकिब जावेद से कुछ सीखा नहीं कि लैपटॉप खोलें, मैचेस की वीडियो देखें और टीम सेलेक्ट कर लें? क्योंकि आकिब जावेद तो कहते हैं अब हमारे पास डेटा बहुत है, लाइव स्ट्रीमिंग है, ग्राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। अली सलाम भाई, आपके जावेद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लाहौर पे हम शेखोपुरा उनकी गाड़ी में जाते थे और बहुत ही यारबाज बंदा है। देखिए, आपके जावेद कोई आज से हमारे दोस्त नहीं है, बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ही जोली जॉल के। अब तो पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हो गए, अब तो काफी अरसा हो गया। मगर बहुत इमरान भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई ना, अली बहुत डिजर्विंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले सर इस करेंगे पे तो वेस्ट बात ही नहीं हो इंडीज। रही ना, बात तो ये हो नहीं रही कि अली उस्मान क्यों आया। बात तो ये हो रही है कि जो उनका स्टेटमेंट है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूं ना कि क्या ग्राउंड में जाने की जरूरत है या नहीं है, या डेटा के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए टीम सिलेक्ट हो जाए। डेटा पे आप मेरे साथ 2 मिनट मुझे दे दें। आपने पाकिस्तान टीम 16 रुकनी टीम अनाउंस की, डेटा 85 15% उनकी कारकर्दगी। साजिद खान का कौन सा ऐसा कारनामा था 200 रन देता, वो डेटा पे आया। डेटा पे साथ देख पाकिस्तान का नौजवान टैलेंटेड विकेट कीपर रिकॉर्ड ब्रेक करता है, पाकिस्तान का हिस्ट्री का यंगेस्ट विकेट कीपर होता है, रेड बॉल में 1000 रन बनाता है। वो डिजर्व करता है, गौरी डिजर्व करता है डेटा पे। मुझे ये बताइए, डेटा की 2 चीज तो मैंने आपको बता दी है। 85% की डेटा पर कह रहे थे जो प्लेयर आएगा। और दूसरा, जो बांग्लादेश जो गया था, बट जो था अच्छा ऑलराउंडर था, वो डेटा पे बाहर हुआ। ये कैसे बाहर हुआ? बगैर खेले बाहर कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता, कामरान गुलाम ने नेशनल 2020 के फाइनल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया। कामरान गुलाम को जो कैम्प में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो बुलाया गया था रिजवान के फिटनेस टेस्ट के हवाले से, खुदा न खास्ता अगर रिजवान अनफिट होते तो कामरान गुलाम चले जाते। तो ये चीज भी बताना जरूरी थी। और ये चीज देखिए, प्रोग्राम यकीनी तौर पर हम और आप करते हैं, आगे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसको हौसला अफजाई करते हैं। मगर ये चीज मुझे बता दें चले, आपसे मेरा एक सवाल है, साथ बेग डिजर्व करता था नहीं करता था? ये एक छोटा सा सवाल। बिल्कुल डिजर्व करते थे, और मैंने तो अपने गुज़िश्ता शोज में बात भी की है सात बेग के हवाले से कि एक तरफ आप कहते हैं डेटा के जरिए हम टीम बना रहे हैं, और अगर डेटा के हिसाब से टीम बना रहे हैं तो कायदे आज़म ट्रॉफी का नंबर 1 बैट्समैन सात बेग कैसे बाहर हो सकता है कि जिसने परफॉर्म किया। और अभी मेरा आपसे सवाल है इमरान यूसुफजई साहब, अगर डेटा के ऊपर टीम बन रही है कायदे आज़म ट्रॉफी में, अगर देखिए कुछ पाकिस्तान में, मैं कोई यहां बैठ के तासुब नहीं फैला रहा हूं, लेकिन अगर कुछ इलाकों के लोग बात करते हैं ना कि हमारे साथ जाती या नाइंसाफी हो रही है, तो कहीं कहीं वो गलत भी नहीं होती है। हैदराबाद का प्लेयर है जिसको भावलपुर रीजन ने, अपने रीजन से गुलाम अली ने गेस्ट प्लेयर खिलाया, साद खान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर है, वो चौथे नंबर पर है इस वक्त। उसने 9 मैचों में 800 से ज्यादा रन स्कोर किए, 3 सेंचुरियां और 3 निफ सेंचुरियां उसने स्कोर की। और 12वें नंबर का प्लेयर है उवैस जफर, जो मिसबा के इलाके फैसलाबाद से, उस रीजन से खेलता है, SNGPL से खेलता है, वो 12वें नंबर का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। क्योंकि अगर मैं टॉप की बात करता हूं, जैसे सात बेग हैं, ओपन भी करते हैं, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बाकी और भी प्लेयर ऐसे हैं कि जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। पर्टिकुलर मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहा हूं मिडिल ऑर्डर का, मिडिल ऑर्डर से, तो उवैस जफर SNGPL से खेलते हैं, फैसलाबाद से खेलते हैं, 600 उनके रन हैं, 3 उनकी जो है वो निफ सेंचुरी हैं, 2 उनकी सेंचुरी हैं। तो फिर अगर डेटा से टीम बन रही है तो फिर साद खान कैसे ड्रॉप हो सकता है? जी इमरान यूसुफजई साहब। जी बिल्कुल अली भाई, डेटा से टीम क्योंकि सात बेग के साथ भी नाइंसाफी, साद खान के साथ भी नाइंसाफी। बिल्कुल साद खान से नाइंसाफी है। सबसे बड़ी बात ये देखें, अगर डेटा के ऊपर आप कह रहे हैं कि टीम बन रही है, तो फिर मुझे बता दें कि शान मसूद कैसे टीम में मौजूद है। यानी उनका आप डेटा उठा लेना। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, डेटा तो झूठ ही बोलेगा, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा। आप जरा उठा के देखें, उनके पिछले 10 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें, उनके पीछे 20 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें। 16 उनको टेस्ट मैचेस में, 12 उन्होंने हारे हैं, 4 उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते हैं। किस चीज का डेटा है उनके पास कि कैसे वो एक बार फिर से टीम में शामिल हुए हैं? जब आपने उनको कप्तानी से हटाया है, फिर किस बुनियाद पर, किस डेटा की बुनियाद पर उनको टीम में लिया गया है? सलमान अली आगा को देख लें, और आपके पास जो प्लेयर्स हैं
जिनको आपने लिया है। जी नाज़रीन, ये आज का हमारी कोशिश और काविश आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। जाने से पहले इमरान यूसुफजई साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ साजिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था यूएसए से, आप दोनों का आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और पाकिस्तान में खेल बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है, और इंडोर एक्टिविटी के लिहाज से खेला जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप भी हो रहा है, और वो है पैडल। पैडल के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जौहर स्पोर्ट्स अरीना में पैडल गेट टुगेदर अल्टीमेट पैडल लीग 10 से 12 जुलाई तक मुनक्किद होगी। कराची के जौहर स्पोर्ट्स अरीना में पैडल खेल के फरोग के लिए एक शानदार पैडल गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कौमी टेबल टेनिस चैंपियन और पाकिस्तान की नुमाइंदा खिलाड़ी हूर फवाद, नसीम राजपूत, नाजमा अथर समदानी समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पैदल के तेजी से फरोग, नौजवानों की दिलचस्पी और सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग पर जोर दिया। मेहमानों ने जौहर स्पोर्ट्स अरीना की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में पैदल के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम हैं। इस मौके पर ऐलान किया गया कि स्पोर्ट्स अरीना यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के इश्तराक से अल्टीमेट पैडल लीग 2026 का इनेकाद 10 से 12 जुलाई तक जौहर स्पोर्ट्स अरीना में किया जाएगा। लीग में मर्दों के डबल्स, खवातीन के डबल्स, मिक्स डबल्स, अंडर 15 बॉयज डबल्स, अंडर 19 बॉयज डबल्स और अंडर 19 गर्ल्स डबल के मुकाबले मुनक्किद होंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक लीग का मकसद पाकिस्तान में पैदल के खेल को फरोग देना, नए टैलेंट को मौके फराहम करना और मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। तवक्को है कि इवेंट में मुल्क भर से नुमाया खिलाड़ी शिरकत करेंगे और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। ऑलराइट जनाब, आपने पैडल के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखी, और पैडल का खेल, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंडोर एक्टिविटी के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो वो सर फहरिस्त है, और इस किस्म के मजीद जो मुकाबले हैं वो पैडल के कोर्ट्स में आपको नजर भी आएंगे, और जहाँ जहाँ कोई भी खेल होगा वहाँ पे GTV और जी स्पोर्ट्स का माइक और कैमरा हम वक्त खेल और खिलाड़ी दोनों की सरपरस्ती और उनको प्रमोट करने के लिए दस्तियाब भी रहेगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।